नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमारी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ठीक है। उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे तो 6 क्लास से हमें स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मित्रों क्या है कि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे लेसन्स दिए हुए हैं जो हमारे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो से संबंधित है, जो कि इसी बुक में हम लेसन हमारा फर्स्ट होगा, वो इसी में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस कारण से 12th क्लास की जो एनसीईआरटी वो पहले हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 12 में जो एनसीईआरटीज हैं, 3 एनसीईआरटी है, ठीक है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय के नाम से भाग 1 है, फिर भाग 2 आएगा और फिर भाग 3। इस प्रकार से 3 एनसीईआरटीज क्लास 12 में आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी है। तो इसमें पहले देखो चर्चा हम कर लेते हैं कि कौन कौन से लेसन्स जो होंगे वो हम इस एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। तो ये हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला जो लेसन हमारा जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे ईंटें, मनके और अस्थियाँ, यानी सीधा सा मतलब है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमारा ये लेसन होगा, ठीक है। दूसरा लेसन जो होगा इसका बुक का वो होगा राजा, किसान और नगर, ठीक है। तीसरे में जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बंधुत्व की चर्चा करेंगे। और साथ ही मित्रों जो चौथा जो लेसन है ना इस बुक का वो है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी जो हम आर्किटेक्चर की चर्चा करते हैं हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो मुगल काल में हो या वो प्राचीन काल में हो, तो इसकी इस चौथे लेसन में चर्चा करेंगे। फिर ये हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चर्चा जो करेंगे वो भाग दूसरा हमारा आएगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय का सेकंड पार्ट। उसमें यात्रियों का नजरिया, यानी इसमें हम उन पैसेंजर्स, उन यात्रियों की चर्चा करेंगे जो जितने भी यात्री हमारे, चाहे वो प्राचीन काल में भारत आए हों या मध्यकाल में, जैसे आपने सुना होगा मार्को पोलो था या फेनसांग था या फायान था, तो ये सभी यात्री, ठीक है, वास्को डी गामा था, तो ये सभी यात्री जो इंडिया में आए उन सभी की चर्चा हम करेंगे 5वें लेसन में। छठवां लेसन हमारा होगा भक्ति और सूफी परंपराओं, यानी इंडिया के अंदर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, यानी जो आज हम देखते हैं मंदिर, यानी भक्ति आंदोलन का मतलब होता है जो हमारे देश में पूजा पाठ से संबंधित जो आंदोलन फैला, चाहे वो कबीर के माध्यम से फैला हो। और सूफी आंदोलन यानी जो मुस्लिम जितने भी, यानी मुस्लिमों में जितने खानका होते हैं, जितने भी आपने सुना होगा दरगाह, तो इन सभी की आज वो इसमें छठे लेसन में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 7वां जो लेसन होगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य जो था कृष्णदेवराय से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी मित्रों बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से, तो इसकी चर्चा करेंगे लेसन 7 में। लेसन 8 हमारा होगा किसान, जमींदार और राज्य से संबंधित होगा, यानी मुगल साम्राज्य में हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, यानी कृषि व्यवस्था की, कृषि समाज की चर्चा करेंगे। और इसके बाद 9वां लेसन होगा राजा और विभिन्न वृत्तांत, यानी मुगल दरबार, मुगल काल हमारा आ जाएगा उसमें, और उसमें चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य में राजाओं के बारे में, उनकी आर्थिक, समाज और सांस्कृतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमारा ये सेकंड एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चर्चा करेंगे भाग 3, यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जो थर्ड एनसीईआरटी होगी, थर्ड पार्ट इसका क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का। उसमें 10वां लेसन होगा उपनिवेशवाद और देहात, यानी कैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने 200 वर्षों तक शासन किया और उपनिवेशवाद, यानी भारत को एक उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया यहाँ पे आकर के। उसके बाद विद्रोही और राज, यानी 1857 की क्रांति, यानी सीधी सी बात प्राचीन काल से स्टार्ट आज हम करेंगे। और अंत हमारा जो एनसीईआरटी का होगा ना वो हमारा होगा आधुनिक भारत के इतिहास में, यानी इंडिया को हम जो है आज़ादी दिला देंगे इस एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लियर। तो 12वां जो लेसन होगा औपनिवेशिक शहर, यानी औपनिवेशिक साम्राज्य, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में शासन स्थापित किया तो उस समय क्या स्थापत्य कला, क्या मंदिर निर्माण, ठीक है, उन सभी की चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन
और जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे विभाजन को समझना, यानी जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान में हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही में फिर हमारा जो है लेसन होगा संविधान का निर्माण। ठीक है, अंतिम हमारा लेसन होगा संविधान का निर्माण से संबंधित है। तो यानी कि इंडिया को हम आज़ादी दिलाएंगे एनसीईआरटी के माध्यम से, डिटेल से, कहानी के माध्यम से चर्चा भी करेंगे ताकि इजी तरीके से आपको समझ में आए। और क्वेश्चंस जहाँ पे बनेंगे तो उसकी भी मैं आपके साथ चर्चा करते चलूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 एनसीईआरटी जो है क्लास 12th की उसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी बताया था आपको कि पहला जो लेसन हमारा होगा ईंटें, मनके और अस्थियाँ, ये हमारा लेसन होगा। इसकी आज हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो विषय 1 पहला लेसन हमारा है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी टोटल मिलाकर के सीधी सी बात अगर मैं आपसे करूं तो हड़प्पा सभ्यता की इस लेसन में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो देखो चर्चा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेगा। देखो क्या कहता है कि हड़प्पा मुहर चित्र 1.8, यानी ये जो डायग्राम है ये हड़प्पा मुहर का डायग्राम है। ठीक है, और ये जो लिपि है ना मित्रों, चर्चा स्टार्ट में आपसे अब देखो ध्यान से सुनते रहेगा। ये जो लिपि है ना, इस लिपि को हम कहते हैं चित्राक्षर लिपि। ठीक है, और इस चित्राक्षर लिपि को आज तक का मित्रों रिकॉर्ड है कि इस चित्राक्षर लिपि को जो है कोई भी इतिहासकार जो है अभी तक पढ़ नहीं पाया है। यानी जैसे मान लीजिए ये जो आकृति बनी है ना, यहाँ पे ये जो आकृति बनी है या ये जो ऐसे बने हुए हैं स्ट्रेट लाइन, तो इनका आखिर मतलब क्या है, यानी इनका मीन, इनका अर्थ क्या होता है। तो कोई भी इतिहासकार और कोई भी पुरातात्विक इन चित्राक्षर लिपि को जो पढ़ अभी तक नहीं पाया, यानी किसी ने भी इन लिपि को नहीं पढ़ पाया है। किसी ने भी ये नहीं बताया कि इनका मतलब आखिर क्या होता है। यानी सीधा सा मतलब आप ये समझना कि ये क्या लिखा हुआ है ना, इसका लिखने का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। तो ये किसी भी इतिहासकार ने अभी तक का रिकॉर्ड है कि ये नहीं बताया। क्लियर? और यही हड़प्पा मुहर है, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहरें होती थी ना, तो ऐसी छपी होती थी। और हड़प्पा सभ्यता की मुहर पे कॉमन जो हमें एनिमल, जंतु जो दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है कुबड़ वाला सांड, यानी हमें वहाँ पे सांड दिखाई देता है। ठीक है, चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो कहता है कि हड़प्पा मुहर है, इसकी मैंने चर्चा करी। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यानी हड़प्पा सभ्यता में मुहर की बात कर रहा है कि मुहर जो है ना सबसे विशिष्ट, यानी सबसे स्पेशल। अगर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई सबसे स्पेशल कोई चीज़ है ना, तो वो है क्या? मुहर। ठीक है, कहते हैं कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। आ गई ना वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी व्यक्ति ने इस चित्राक्षर लिपि को नहीं पढ़ा, यानी किसी के समझ में नहीं आई कि ये आखिर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अब देखो लिपियां, जो मुहरें बनाई जाती थी ना, अब देखो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। सीधी सी मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी चर्चा करते आपसे चलूँगा। तो देखो सेलखड़ी जो होता ना, सेलखड़ी क्या होता है, जैसे हमारे जो हम चौक, आपने देखा होगा जो चौक और जो पेंसिल आती है ना जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वैसे ही सेलखड़ी भी आती है। तो उससे जो है उससे ही पत्थर, यानी ऐसा एक पत्थर है सेलखड़ी खड़ी, तो उस पत्थर से जो मुहरों को बनाया गया है और इस पर जो है जानवरों का चित्र उत्कीर्णित है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सबसे कॉमन अगर कोई भी एनिमल आपको दिखेगा ना हड़प्पा सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर, तो वो मिलेगा आपको सांड। ठीक है, बैल जिसको भी हम कहते हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी मुहरों पर क्या लिखा हुआ इस लिपि को किसी भी इतिहासकार ने नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, यानी उनका घर, मर्दभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, आभूषण यानी गहने, औजार तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। यानी आगे ये कहता है कि बेशक हमने ये जो चित्राक्षर लिपि है, इस लिपि को बेशक हम पढ़ नहीं पा सके, यानी बेशक हमने इसको पढ़ा नहीं, हम इसको
पढ़ नहीं सके, लेकिन फिर भी जो पुरातत्व यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, ठीक है, तो उन्होंने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, साथ ही उनके जो घर थे, जिन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया, जो वो आभूषण पहनते थे, ठीक है, पत्थरों के औजारों का वो उपयोग करते थे, या जो भी कृषि वो करते थे, मोहरें उनके पास होती, उनके माध्यम से हमें, इनको हम साक्ष्य बोलते हैं, और इस साक्ष्यों के माध्यम से हमने ये पता लगाया कि कैसा उनका रहन सहन था, ठीक है, क्या क्या वस्तु वे यूज में करते थे। आगे कहता है कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जा सकती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। यानी फिर आगे ये कहता है कि बेशक हमने हड़प्पा सभ्यता में चित्राक्षर लिपि को नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके साक्ष्य जो थे, मृदभांड हो या आवास हो या आभूषण हो, उनके माध्यम से उनके रहन सहन, खान पान, ठीक है, उनका हम पता लगाते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों कुछ ऐसे साक्ष्य हमसे छूट गए हैं, ऐसे कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी हमारी जानकारी में नहीं है। यानी फिर भी ऐसे साक्ष्य हैं जो हमारी आंखों से परे हैं, यानी हमने उनको नहीं देखा। यानी अगर, और आपने भी देखा होगा मित्रों कि अभी भी वर्तमान में भी देखा जाए ना, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई चल रही है। यानी वहाँ पे क्या क्या नए साक्ष्य, क्या क्या वस्तुएं मिल सकती है, तो उनकी भी खुदाई वर्तमान में जारी है। यानी नए नए बदलाव हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हुए, तो उन सभी के बारे में भी यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। आगे देखो क्या कहता है, इसकी बॉक्स की चर्चा करते हैं। पहले बॉक्स क्या कहता है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। यानी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। और आर्किटेक्चर जो होते हैं, पुरातात्विक जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि संस्कृति का शब्द उन्होंने इसलिए यूज किया है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनकी अलग से विशिष्ट लाइफ स्टाइल हो, विशिष्ट शैली हो, उनके लिए हमने संस्कृति, कल्चर शब्द का हमने उपयोग किया है। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मोहरें, मनके, बांट, पत्थर के फलक और पके हुए ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान अर्थात तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। यानी आगे कहता है कि जो हमने जब हड़प्पा सभ्यता में हमने खुदाई करी तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, वहाँ पे हमें मोहरें मिली, हमके मनके मिले, ठीक है, बांट मिले, पत्थर के फलक, औजार भी मिले हमें, ठीक है, और यहाँ पे उनकी जो है पिक्चर भी हमें बताई जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा स्थान जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थल की खोज की गई थी ना मित्रों, वो था हड़प्पा। और हड़प्पा हो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है ना मित्रों, वो है रावी नदी के तट पर है, और हमारा ये जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। इसीलिए तो हम मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर है। ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो कहता है कि इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, उस ईसा मसीह के जन्म से 2600 से लेकर के 1900 साल पहले हम ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारी को, यानी उस कालखंड में हड़प्पा सभ्यता उस समय निवास वहाँ करती थी। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। यानी इस काल के बाद जो भी सभ्यताएं वहाँ पनपी, उसको तो हम क्या कहते हैं, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस हड़प्पा सभ्यता से पहले जो पनपी, उसको हम प्रीमिटिव यानी आरंभिक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी फिर ये कहता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसको हम फिर विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये मन के, बांट और फलक के यहाँ पे डायग्राम हमें दिखा रखे हैं। क्लियर। आई होप कि इजीली आपको अच्छी प्रकार से नज़र आ रहे हैं। चर्चा देखो कंटिन्यू। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखो कुछ जो ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व, जो ईसा पूर्व जो हम लगाते हैं, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी और एडी, आपने भी देखा होगा बीसी और एडी, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। तो देखो अंग्रेजी में बीसी यानी ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी भी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। यानी ये कह रहा है कि आजकल जो है, वैसे जो हम पहले देखते थे बीसी और एडी, तो ये कहता है कि बीसी और एडी की जगह पे आज हम जो शब्द यूज में करते हैं ना, वो आपको दिखेगा बीसी की जगह तो बीसी का प्रयोग होता है और सी की जगह सी के अक्षरों का भी प्रयोग हम देखते हैं। तो सी का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसा पूर्व, सी के लिए ईसा तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी यह तो एक सामान्य सी बात है बिफोर क्राइस्ट और एडी की। ठीक है, अब देखो आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वहाँ मैप की भी हम चर्चा करते चलेंगे। पहले इसकी बॉक्स की चर्चा स्टार्ट देखो करते हैं। आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में क्या है? सिंध और चोलिस्तान क्या है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी थार का जो मरुस्थल है ना, थार के मरुस्थल से जो अटैच पाकिस्तान का जो रेगिस्तान का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं चोलिस्तान। तो ये कह रहा कि सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में यहाँ के आंकड़े दिए गए हैं और कहता है कि सिंध और चोलिस्तान, सिंध में बस्तियों की कुल संख्या 106 है। यानी ये तो डायरेक्टली अगर देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ जो है आंकड़े हमारे को दिए हुए हैं। तो देखो अब प्रॉपरली चर्चा स्टार्ट हमारी हो रही है मित्रों। कहता है कि आरंभ कर रहे हैं, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मर्दभान शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और हमें इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था। यानी हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति का यहाँ पे कुल मिला के डिस्कशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पे कहते हैं कि हमने अभी चर्चा भी की थी कि जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और बाद की हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों के बीच की जो हड़प्पा सभ्यता उसको हम क्या कहते हैं? विकसित हड़प्पा सभ्यता, हमने उसको दिया है नाम। और ये कहते हैं कि इससे पहले भी कई संस्कृतियाँ वहाँ पे अस्तित्व में थी जिसको हमने आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी कहा। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि उस संस्कृतियों में विशिष्ट मर्दबान शैली हमें देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ कृषि और पशुपालन का जो तरीका था, ठीक है, बर्तन बनाने का शिल्पकारी के तरीके भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर कहता है कि बस्तियाँ जो थी वहाँ पे छोटी होती थी, लेकिन बड़ी जो बस्तियाँ होती थी ना बहुत न के बराबर, यानी नेग्लिजिबल वहाँ पे बड़ी बस्तियाँ होती थी। यानी ज़्यादातर बस्तियाँ हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति में तो छोटी बस्तियाँ हमारे को वहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से वहाँ पे हमें ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में यहाँ पे कुछ क्रम था। यानी कहता है कि वहाँ पे कुछ स्थलों में ये देखने को मिले कि कुछ स्थलों पे मतलब वहाँ पे आग लगा दी गई, तो इस कारण से वहाँ पे हमें ये पता लगा कि वहाँ पे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता भी वहाँ पे पनपी थी। अब देखो आरंभ हमने कर दिया हड़प्पा सभ्यता का। अब चर्चा करते हैं निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, ठीक है, तो वो उनका जो रहन सहन का तरीका था, जीवन निर्वाह का जो तरीका था, जीवन यापन का जो टाइप था, उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। कहता है कि निर्वाह के तरीकों में देखो, कहता है कि आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी
कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है उससे प्राप्त भोजन करते थे। जलीय अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। यानी ये कहना चाह रहा है कि हड़प्पा संस्कृतियाँ जो थी वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कई प्रकार के तो वहाँ पे पेड़ पौधे हमें देखने को मिले, साथ ही पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो प्राप्त करते थे, उत्पाद जो प्राप्त करते थे वहाँ के निवासी जो लोग थे, उस संस्कृति के जो लोग थे वो हमें मिले। साथ ही जानवर जिनमें मछली शामिल थी उससे वो भोजन प्राप्त करते थे। यानी सिंपल सी बात करें ना तो एक तो पेड़ पौधों से वो भोजन प्राप्त करते थे और उनका जो मुख्य भोजन था ना, एक तो पेड़ पौधों से संबंधित और एक मछली, उसी का वो भोजन करते थे। और आगे कहते हैं कि हमें जले वहाँ पे अनाज के दाने जले हुए मिले हैं, साथ ही बीज भी वहाँ पे मिले हैं, जिससे हमें को ये मिला पता, हमें वहाँ पे ये चला कि उनका आहार यानी वो क्या खान पान, क्या चीज़ें वो खाते थे ना और क्या उनकी आदतें थी, उससे हमारे को वहाँ पे पता मिला है। यानी उसका हमें पता चला वहाँ पे। तो पुरातात्विक जो है इस जानकारी को प्राप्त करने में वहाँ पे सफल हुए हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, देखो हड़प्पा के स्थलों से में क्या क्या मिला, गेहूं मिला, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें अगर अनाज की बात करें ना तो अनाज की हम बात करते हैं तो गेहूं, जौ, दाल, चना, ठीक है, और सफ़ेद चना और तिल हमारे को यहाँ पे केवल अनाज की बात करें तो ये हमें वहाँ पे मिले हैं। फिर कहता है कि बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। यानी फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है कि निम्न में से कौन सी फसल हमें हड़प्पा स्थल से देखने को मिलती है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सी फसलें बोई जाती थी। ध्यान रखना, गेहूं और जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल यहाँ पे जो है हमें देखने को मिले हैं। पुरातात्विकों ने जब वहाँ पे खुदाई करी तो ये मित्रों वहाँ पे जो है अनाज के दाने हमारे वहाँ पे मिले हैं। फिर कहता है कि बाजरे के दाने जो है गुजरात से मिले हैं और चावल के दाने बहुत कम मिले हैं, यानी ऐसा लगता है कि बहुत कम वहाँ पे खेती चावल की जाती थी। नेक्स्ट कहते हैं पशुओं की चर्चा करें तो देखो हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों की, और मवेशियों में कौन कौन, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ हमें मिली है। क्या क्या मिला है, देखो भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की वहाँ पे बोन्स यानी हड्डियाँ हमें वहाँ पर हड़प्पा स्थल से मिली है। पूरा प्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विकों द्वारा किए गए अध्ययनों से हमें संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। यानी जब आर्कियोलॉजिकली यानी आर्किटेक्चर ने, पुरातात्विकों ने जब वहाँ पे खुदाई करी तो हमें ये संकेत वहाँ पे से मिला कि शायद ये जो पशु हमें मिले हैं भेड़, बकरी, सूअर, तो ये हड़प्पा स्थल के लोग उनको पालते थे। जंगली प्रजातियों में वराह सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियाँ भी वहाँ मिली है। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य आर्किटेक्ट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी वहाँ पे मिली है। यानी पशुओं की चर्चा करें तो देखो भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की मिली है। फिर उसके साथ ही हमें हिरण की, घड़ियाल की हड्डियाँ मिली है और मछली की हड्डियाँ भी वहाँ पे हमें मिली है, और पक्षी की हड्डियाँ भी हमें वहाँ पे पशुओं में देखे तो मिली है। ठीक है, तो ये देखो फसल की हमने चर्चा कर ली। फसल में देखो गेहूँ मिला, चना मिला, जौ मिला, ठीक है, चावल हमें बहुत कम मिला और दाल, और साथ ही तिल हमें मिला। पशुओं की हड्डियों की चर्चा कर ले। अब देखो कृषि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं। देखो यहाँ ये जो मैप है ना, अब ये मैप हमें क्या दिखाता है, ये हमें मैप दिखाता है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, उससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता वहाँ पे पनपी। तो देखो कोटदीजी, सीसवाल, दमसाबाद और आमेनाल ऐसे ये क्षेत्र बताए गए हैं, और सिंध ऐसे ये क्षेत्र है मित्रों कि यहाँ पे जो है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे पनपी है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी की चर्चा अब करते हैं कि कृषि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो करते थे तो क्या उसमें टेक्नोलॉजी वो अपनाते थे, उसकी चर्चा करते हैं। क्या कहता है कि हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यानी बेशक हमने ये तो देख लिया कि
हमें जो है गेहूँ, चना, चावल के दाने मिले, जो मिला, लेकिन हमें ये पता नहीं लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जब खेती करते थे ना, तो कौन सी विधि जो अपनाते थे। यानी क्या बार बार एक ही फसल का वो उपजाते थे, या क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग जो पैटर्न था वो या बदल बदल के करते थे। ठीक है, तो ये हमने जानकारी अभी पूरी नहीं जुटा पाए कि कृषि जो विधि थी, एग्रीकल्चर करने की जो विधि थी ना, जो प्रकार था वो कौन सा उनका था। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, या मोहरों पर किए गए रेखांकन अथवा मण मूर्तियां ये इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मित्रों खेती करते थे ना, तो क्या वे बीज बोकर के खेती करते थे। यानी जैसे बीजों का छिड़काव हम कर देते हैं, ठीक है, और बीजों का छिड़काव करने के बाद क्या ऐसे खेती करते थे। फिर ये कहते हैं कि मुहर जो मिली हड़प्पा सभ्यता की हमें, अभी मैंने आपके समक्ष चर्चा भी करी थी, जिस पर चित्राक्षर लिपि जो है लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुहरों से हमें ये पता लगा, रेखांकन और जो वहाँ पे मूर्तियाँ जो हमें मिली, उससे हमें एक तो ये बात मिली, मैंने मुहर पर आपको बताया भी था डायग्राम, उस पर बैल का एक डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, तो बैल का एक डायग्राम बना हुआ था ना, तो उसके माध्यम से हमने ये देखा, जो पुरातात्विक थे मित्रों, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वृषभ, बैल जो हमें यहाँ पे देखने को मिला ना मोहर पर, तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि ये जो बैल उन्होंने इस पर चित्र बनाया हुआ है मोहर पर, तो हो सकता है कि बैल का जो उपयोग जो है खेत जोतने के लिए वो करते थे। ठीक है, यह अनुमान पुरातात्विकों ने लगाया है। आगे कहते हैं कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। यानी चोलिस्तान जो थार के रेगिस्तान से अटैच, जो पाकिस्तान का रेगिस्तान का क्षेत्र है वो चोलिस्तान है, और बनावली हरियाणा में है। ठीक है, तो उनसे हमें ये देखने को मिला मिट्टी का एक तो हमें मित्रों हल मिला। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला, पुरातात्विकों ने ये अनुमान लगाया कि वहाँ पे जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो खेती करते थे। ठीक है, इससे तो अनुमान यही लगता है कि हल अगर वहाँ पे मिल रहा है, हल तो खेती करने की यूज आता है। आगे कहते हैं कि इसके अलावा पुरातात्विकों ने कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। बिल्कुल बात क्या कहता है, कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान से, और कालीबंगा का मतलब ये होता है काली का मतलब होता है काली, काला ब्लैक कलर, और बंगन यानी बैंगल्स यानी चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, और कहता है कि कालीबंगा से साथ ही हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी ऐसा हमें खेत मिला है कि हो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी खेत को जोता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यानी फिर ये कहता है कि खेत को इस प्रकार से जोता गया है समकोण पर कि ऐसा लगता है कि इस खेत में जो है मित्रों दो प्रकार की जो फसलें बोई जा रही थी। क्लियर। अब आगे कहता है, देखो पुरातात्विकों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए फलतर के औजारों का, फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। यानी अब खेती करते थे तो खेती करने के लिए औजारों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ठीक है, तो खेती करने के लिए कौन से औजारों का वो यूज करते थे उसका भी उन्होंने अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, आगे कहता है अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। यानी अब ये कहता है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी हमारे को प्लेसेज मिले, जितने भी स्थल हमारे मिले हैं ना, ऐसे क्षेत्रों में स्थित है अर्ध शुष्क, यानी जहाँ पे शुष्कता बनी हुई है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ड्राई है और कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता वहाँ पे जो है हमें मिल पड़ती है। और ऐसा आगे कहता है कि अफगानिस्तान में एक हड़प्पा स्थल है सोरतुगई, तो वहाँ तो हमें कुछ नहरों के अवशेष भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि सिंचाई के लिए पानी लाने के लिए नहरों की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती थी, परंतु पंजाब और सिंध में हमें नहरों के अवशेष नहीं मिलते। क्लियर। आगे कहता है कि ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। यानी फिर ये कहता है कि हो सकता है नहरों से तो हम
सिंचाई करते ही थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुआं जो है तो उन कुओं से भी हमें सिंचाई खेतों को पानी देने के लिए करते थे। इसके अलावा धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। यानी धोलावीरा में, गुजरात में जो धोलावीरा है वहाँ पे मित्रों बहुत बड़ा जलाशय हमें मिला भी है। ठीक है, और हाल ही में धोलावीरा को तो मित्रों इंडियन हेरिटेज साइट भी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित भी किया गया था। ठीक है, तो ये हमने कृषि के बारे में जाना। और यहाँ देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये है पक्की मिट्टी से बना वृषभ, यानी ये जो बैल है। और इसी की हम चर्चा बार बार कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरों पर, ठीक है, मुहर जो थी जिस पर की चित्राक्षर लिपि बनी हुई थी और उस मुहर पर जो लिखा हुआ था उसको आज तक का इतिहास है कि उसको किसी ने पढ़ा नहीं, यानी उसको पढ़ नहीं पाए किसी ने। तो उस पर जो चित्र हमने देखा था वो बैल का ही था। और ये जो बैल है यहाँ पे जो है मित्रों, ये वृषभ यानी वृषभ बैल को ही कहा जाता है। और ये बैल जो है हमें मोहरों पर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे इस पशु को पालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे धातु के औजार हैं, औजारों की हमने चर्चा की, हलम में वहाँ पे मिला है, धातु के ये औजार हैं। ठीक है, कहता है कि आपको ये लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा। क्लियर। अब आगे देखो ये क्या कहता है कि पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। यानी जितने भी पुरातात्विक जो होते हैं, जो खुदाई में चीज़ों को देखते हैं, उनकी जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं कितने समय वो पुरानी है, तो कैसे उनकी पहचान करते हैं। कहता है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। कहता है कि भोजन हम बनाएंगे तो बेशक हमें किसी बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे हमें वहाँ पे बहुत सारे बर्तन बनाने के पत्थर, धातु और मिट्टी से जब हम इनको बनाते थे तो इनके लिए हमें औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदाड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। यानी मोहनजोदड़ो का हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे। और यहाँ पे देखो क्या बात कही जाती है कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हमें मित्रों आटा पीसने की चक्की वहाँ पे मिली है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। यानी कहता है कि ये चक्कियाँ जो मिली हमें वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में आटा पीसने की, तो ये जो है बलुआ पत्थर से बनी हुई थी और कठोर ये पत्थर होता था। और अधिकतर इनका प्रयोग जो है हमें ऐसा अनुमान हमने लगाया, हमें ऐसा देखने को मिलता कि अनाज पीसने के लिए इनका उपयोग होता था। आगे कहते हैं कि चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखना जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। यानी चक्कियों के प्रकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि दो प्रकार की हमें वहाँ पे चक्कियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, आगे कहता है कि इन्हें दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ठीक है, तो ये चक्की है, अवतल चक्की है। ये चक्कियों के यहाँ पे मित्रों डायग्राम भी हमारे को पिक्चर यहाँ पे बताई जा रही है। आगे कहते हैं कि पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलनाओं से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैं के खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या ये एक उपयोगी नीति है? ठीक है, यहाँ पे देखो जो धोलावीरा की हम चर्चा कर रहे थे कि धोलावीरा से हमें बहुत बड़ा एक जलाशय मिला है। ठीक है, तो ये धोलावीरा से जलाशय का जो चित्र है यहाँ पे दिखाया गया। और यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि इस पर इसकी जो कारीगरी है ना, राजगिरी का जो कार्य है, इस पर ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसको जो बनाया गया है। कहता है कि आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातात्विक किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे साक्ष्य हमें यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो चीज़ें वहाँ पे हमारे को मिली है खुदाई में, जैसे हमें वहाँ पे देखना, हमने देखा कि गेहूँ मिला, जौ मिला, ठीक है, तिल हमारे को मिले, चना भी मिले। तो इनसे हमें ये पता लगा कि हो सकता है कि यही उनका जो है आहार था, खाने का
जो मुख्य अनाज था वो यही था। ठीक है, तीसरे स्थल की चर्चा आप मित्रों करते हैं, मोहनजोदाड़ो है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, और अगर मैं मित्रों अब तक की चर्चा आपसे करूं, जो कि अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता जो है ना, उस हड़प्पा सभ्यता से मैंने आपको पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, अब उसमें देखो हमने चर्चा करी थी कि हमें गेहूं मिला, जौ मिला। ठीक है, साथ ही चना हमें मिले वहाँ पे। इसके अलावा भी अगर हम देखें ना मित्रों, तो हड़प्पा स्थल से हमारे को अन्नागार मिले हैं। ठीक है, लिंग और योनि के पत्थर के वहाँ पे प्रतीक भी हमारे को वहाँ मिले हैं। ठीक है, मातृ देवी है, उसकी मूर्ति हमें मिली है। साथ ही मित्रों तांबे की तुला, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तांबे की तुला एक मिली है हमारे को वहाँ पे। और साथ ही हम देखें ना तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक पुरुष धड़। ठीक है, तो ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और एक मित्रों कांसे की धातु की एक मूर्ति है, वो हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति है। ठीक है, तो ये भी कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे को हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से मिली है। अब चर्चा स्टार्ट करते हैं मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो देखो एक नियोजित शहरी केंद्र है, यानी एक वेल प्लेसेड, ठीक है, अच्छी प्रकार से वेल प्लान्ड एक, अगर हम देखें तो सिटी हमें मोहनजोदाड़ो नजर आती है। कहता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही ये केंद्र मोहनजोदाड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसी कारण से तो हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो प्रसिद्ध पुरा स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। आगे कहते हैं कि बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। यानी मोहनजोदाड़ो में जो मित्रों बस्तियां बनाई गई, एक तो बस्ती जो छोटी थी, एक बस्ती ऊंची। तो ऊंची जो बस्ती है ना, उस ऊंची बस्ती में राजा महाराजा रहते थे। ठीक है, बड़े बड़े कारोबारी लोग, और नीची बस्ती में ग्रामीण समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का नक्शा हमारे को बताया जा रहा है, निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो का नक्शा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या कहा था बात, पुरातात्विकों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऊंचा जो शहर था ना, ऊंचा जो बताया उसको हमने बताया कि राजा महाराजा वहाँ लोग रहते थे, उसको दुर्ग हमने कहा, और निचला जो है उसको हमने निचला शहर या निचला नगर भी हमने उसको कहा है। कहते हैं कि दुर्ग की ऊंचाई, ठीक है, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह है कि इसे निचले शहर से अलग किया जाना था। वही कि निचले शहर में ग्रामीणवासी रहते हैं, तो उनसे अलग दिखाने के लिए हमने क्या किया, उसको ऊंचा बना दिया ताकि वो एक अलग दिख सके। आगे कहते हैं निचला शहर भी दीवार से घिरा था। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी अब यहाँ पे मित्रों जो निर्माण कार्य है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, निचले शहर को बनाने के लिए जहाँ पे ग्रामीणवासी श्रमिक लोग रहते थे, तो ये कहता है कि यदि अनुमान भी लगाए ना तो भी उसको 1 घनीय मीटर या क्या उसकी बेस यानी उसकी नींव भी बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा श्रमिक लोगों की हमें उनको आवश्यकता वहाँ पे पड़ी है, उसको बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों की। ठीक है, यानी इतने दिन 40 लाख दिन हमें वहाँ पे बनाने के लिए लगे हैं। साथ ही बहुत बड़े स्तर पर हमें मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ी है। अब देखो आगे कहता है कि अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। यानी आगे कहता है कि हड़प्पा स्थल में जो मोहनजोदाड़ो है, उस मोहनजोदाड़ो में जो मकान बनाए गए तो उसको बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हमने जो है प्रयोग किया मित्रों ईंटों का।
और ईंटें भी कैसी थी, मानकीकृत ईंटें थी, यानी ईंटों की आकृति शेप जो थी उनकी ईंटों की वो फिक्स थी। ठीक है, चौड़ाई तो जी, चौड़ाई और ऊंचाई की हम बात करें तो चौड़ाई 4 गुनी है और लंबाई ऊंचाई जो है वो 2 गुनी है। चौड़ाई 4 गुनी हो गई और ऊंचाई 2 गुनी है। ठीक है, और इनको जो है ईंटों को हम धूप में सुखाते थे या फिर उनको हम पका करके ईंटों को आग में, और फिर हम उन मकानों को बनाते थे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा की यहाँ पे देखो क्या बात कही जाती है। वैसे चर्चा मोहनजोदड़ो की हमने करी है, तो हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। कैसे किया? 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ए कनिंघम, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को हमने जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा है। कहते हैं कि उसने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लोहार तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। यानी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई कैसे, कि जो हमने वहाँ पे मकान, जो भी संरचनाएं हमने बनाई, तो लोगों ने क्या किया, उन संरचनाओं से ईंटें निकाल करके ले गए, और ईंटें भी इतनी निकाली कि लोहार से लेकर के मुल्तान के बीच रेल पटरी हम बिछा सकते हैं। इतनी ईंटें लोगों ने चुराई है वहाँ से। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसी कारण से वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने संरचनाएं जो थी, स्ट्रक्चर जो था वहाँ का, उसको नष्ट कर दिया। लेकिन कहता है कि मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा की तुलना में बहुत अच्छी प्रकार से संरचित था। ठीक है, अब देखो मोहनजोदड़ो में नालों के निर्माण की चर्चा करते हैं कि नाले जो बने थे साफ सफाई के लिए, तो उसकी चर्चा करते हैं कि हड़प्पा शहरों से सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है नियोजित जल निकासी प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। मोहनजोदड़ो जो जानी जाती है ना, वो एक इसलिए भी जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है जल निकासी की जो व्यवस्था थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार की व्यवस्था थी। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पे बनाया गया, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी आज भी हम, और आपने एक बात गौर कीजिएगा कि वर्तमान में जो भी हम मकान बनाते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी नई कॉलोनी बनती है, या कोई भी नया बिल्डर जब नई कॉलोनी बनाता है, तो मान लीजिए यहाँ से रोड आ रही है तो यहाँ पे रोड पे मकान बना दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से मकान बनते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फिर दूसरी रोड है तो यहाँ फिर मकान, रोड बीच में देकर के यहाँ फिर मकान बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बीच में रोड हो जाती है, तो समकोण पर, ये एक तरह से समकोण पर मकान हो गए। ठीक है, और यहाँ पे बीच में नाले बना दिए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था आपने अपनाई है ना मित्रों, ये हमने पुरानी संस्कृति जो हमने मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता जो उस समय थी, और उस समय जो जल निकासी प्रणाली थी नाले बनाने की, मकान बनाने की, तो वही व्यवस्था आज हमने अपना रखी है। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं कि वही बात करें कि सड़कों और गलियों को हमने क्यों किया, ग्रिड पद्धति पर अपनाया और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऐसा हमें दिखता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण कर दिया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी वही बात कि मकानों के सामने हमने क्या किया, नालियाँ बना दी और उस नालियों से मित्रों मकानों को जोड़ दिया, ताकि मकानों से जो गंदा जो पानी है उस नालियों में आ सके। ठीक है, अब देखो दुर्ग की बात करते हैं। कहता है कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा निचला पूर्वी विभाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। कैसे कि धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में हैं। जैसे इस स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बना गया था। यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दुर्गों की यहाँ पे बात की जा रही है कि लोथल और जो धोलावीरा है, ऐसे स्थल हैं जहाँ पे बस्ती तो किलेबंद थी, लेकिन शहर के कई हिस्से जो हैं दीवार से घेर करके हमने अलग कर दिए। ठीक है, तो ये दुर्ग की भी हमने चर्चा की। अब देखो गृह स्थापत्य की चर्चा करते हैं कि घर जो बने हुए थे, तो वो घर जो निर्माण थे, मकान जो थे, वो कैसे बने हुए थे। कहता कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसमें चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था।
खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मकान जो थे वो आंगन पर केंद्रित थे। आपने भी देखा होगा, हम भी कभी देखते हैं जब हम मकान बनाते हैं तो यहाँ पे हमने मान लीजिए मकान बना दिया है, पे मकान कमरे बना दिए, आगे हम जो खुला एरिया बना देते हैं, यहाँ पे पिलर डाल के यहाँ पे छत ऊपर बना देते हैं, ये एरिया खुला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि इसी प्रकार से जो है मकान बने थे। और ये जो आंगन है, इस खुला हुआ आंगन, इस आंगन का प्रयोग हम जो है खाना पकाने के लिए, या महिलाएं या पुरुष जो लोग थे जो कताई का काम करते थे, सूत काटने का, तो वो यहाँ पे बैठ करके करते थे। ठीक है, और ख़ास तौर पर से यानी अक्सर गर्मी और शुष्क मौसम में इस आंगन का प्रयोग होता था। क्लियर। यहाँ कहते हैं कि यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों पर अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अलावा मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्थान होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी। वही बात मैंने बताई है कि प्रत्येक घर में ईंट से बना हुआ एक बाथरूम भी था, स्नानाघर था, प्रत्येक घर में होता था, और उससे जो नाली निकलती थी वो सड़क की नालियों से मिल जाती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर बनाई जाने वाली सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कुछ मकान, कुछ घर में ऐसे मिले कि वहाँ छत पर जाने के लिए जो हम स्टेयर्स बनाते हैं, सीढ़ियाँ जो हम बनाते हैं ना छत पर जाने के लिए मकान में, ठीक है, तो इस मकान में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हमें वहाँ पे मिली है। आगे कहते हैं कि कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। यानी कुएं भी हमें वहाँ पे मिले हैं, और विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। यानी मोहनजोदड़ो में हमें, आपको पता हो तो, बृहद स्नानागार जो है वो हमें वहाँ पे मिला है, और साथ ही मित्रों कुएं हमें वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अब देखो अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली में देखो क्या बात कही जाती है। कहता है कि नालियों के विषय में मेके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गलियों की नालियों से जोड़ा गया था। वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक घर जो है यहाँ पे नाली बना दी जाती है और उस घर को जो है नाली से जोड़ दिया जाता है, और मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। यानी वो जो प्राचीन व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो अपना रखी थी, जल निकासी की प्रणाली, वही निकासी की प्रणाली आज भी मित्रों हमने अपनाई है। आज भी हम जैसे भी वर्तमान में जब भी आप शहरों में नाले देखते हैं तो नाले बना दिए जाते हैं और वहाँ पे ढकने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि उनको हटा करके हम उसको साफ सफाई भी उनको कर दी जाती है। ठीक है, तो वही व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपना रखी थी। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हुदी या मलकुंड में खाली होती थी जिससे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। यानी जो बायो टॉयलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से निकल करके आता है मित्रों, कि जो मल है वो तो घर की होदी में इकट्ठा हो गया और पानी जो है वो नाली में बह गया, और नाली के माध्यम से जो सीवरेज है, बाहर का जो नाला है, उसमें चला जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों की अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। क्लियर। तो ये जल निकासी की व्यवस्था। आगे कहते हैं कि जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। यानी लोथल में मकान जो बने वो कच्ची ईंटों से, लेकिन नालियाँ जो बनी वो पक्की ईंटों से बनी है, क्योंकि नालियों में हमेशा पानी बहता रहेगा, तो वो कच्ची ईंटों से हम बना देंगे तो ईंटें जो है मित्रों पानी में घुल जाएगी और नाले जो है वो उनका जो है नाले नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो में जो मकान बनाए जाते थे उसका यहाँ पे पिक्चर भी बताया जा रहा है। आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है, यहाँ पे इस पिक्चर में हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पिक्चर भी हमें बताई गई है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो क्या कहता है, चित्र 1.9 है। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का समिति आरेखण है।
कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। ठीक है, तो कमरा नंबर 6, ये रहा, इस कमरे नंबर 6 में कुआं है और ये मोहनजोदाड़ो के अंदर मित्रों एक बड़ा घर है। ठीक है, अब दुर्ग की चर्चा करते हैं तो क्या कहता है, देखो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पतले ही नष्ट हो गए, पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि दुर्ग के अंदर हमें बहुत बड़ा एक विशाल संरचना ऐसी मिलती है, माल गोदाम है जो ईंटों से बने हुए, केवल निचले हिस्से उनके ईंटों से बने हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो हैं वो लकड़ी से बने थे, इस कारण से वो हिस्से नष्ट हो गए हैं। और साथ ही मित्रों भव्य स्नानागार मोहनजोदाड़ो की मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है विशेषता है मोहनजोदाड़ो की, कि मोहनजोदाड़ो के अंदर जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्नानागार मतलब स्नान करने का स्थल, और अन्नागार यानी अन्न भंडारण का, अनाज जो भंडार हम करते हैं उसका स्थल है। तो ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। आगे कहता है कि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। ठीक है, जलाशय की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत बड़ा स्नानागार जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे बहुत बड़ा स्नानागार स्नान करने के लिए बनाया गया है। आयताकार वो जलाशय है, चारों ओर से वो गलियारों से घिरा हुआ है, और जलाशय के तल तक हमें जाने के लिए क्या हमने किया कि सीढ़ियाँ हमने बना दी है। ठीक है, किनारों पर हमने ईंटों को जमा करके जिप्सम के गारे से हमने उसको जलबद्ध कर दिया ताकि उसका जल जो है वो बाहर न फैले। क्लियर। आगे कहते हैं कि इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में बड़ा कुआं था, जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। क्लियर। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे, यानी कुल मिलाकर के स्नानागार वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बने हुए हैं। और आगे कहता है कि प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से एक बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी बहुत बड़ा स्नानागार है और वहाँ पे मित्रों हमने क्या किया कि सीढ़ियाँ हमने बना दी है, सीढ़ियों के माध्यम से हम वहाँ पे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ऐसा हमें ये प्रतीत हो रहा है कि इतना बड़ा ये विशाल स्नानागार है, इतना बड़ा विशाल, इसको बाथरूम हम कह सकते हैं, लार्ज एक बाथरूम हो गया, कि वहाँ पे बहुत बड़ा अगर कोई धार्मिक कार्य हो, जैसे आज भी वर्तमान में हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर जो है ना स्नान करने जाता है तो वहाँ भी ऐसे ही कुंड बने हुए होते हैं, खुला वो कुंड होता है और वहाँ पे सभी एक साथ स्नान करते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की। अब ये कहता कि क्या दुर्ग और मालगोदाम तथा स्नानागार के अलावा क्या अन्य संरचनाएं भी वहाँ पे हैं। ठीक है, तो दुर्ग की हमने ये चर्चा की और यहाँ पे देखो चित्र है, किसका है ये दुर्ग का नक्शा है। ठीक है, तो थोड़ा इस नक्शे को चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात कही जाती है, मार्शल के द्वारा खोदी गई गहरी खाई है ये विशाल आंगन है, यहाँ पे महाविद्यालय हो गया, ये विशाल स्नानागार हो गया स्नान करने का, ये व्हीलर द्वारा खोदी गई खाई है, यहाँ स्तूप का क्षेत्र है, ये देवीय मार्ग है, ये मुख्य सड़क हो गई, और मुख्य सड़क के यहाँ पे देखो ये मकान बने हुए हैं, चाहे वो महाविद्यालय हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जैन सेन द्वारा खोदा गया कुआं, और यहाँ पे खाई है, ये सीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो स्तंभों यानी खंभों वाला ये होल हो गया, और संरक्षित दीवार है चारों तरफ से जो इस दुर्ग को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है। अब आगे देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं चौथा, उसकी समाज में सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, सामाजिक संस्कृति की चर्चा स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो किस प्रकार से अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो दफनाने का काम या शवाधान का काम किस प्रकार से करते थे, उसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं, देखो कहते हैं कि पुरातात्विक ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्य तक कई विधियों का प्रयोग करते हैं। कैसे कि इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन भी है।
आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड इस राज्य के समाधान के थे तथा जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। यानी ये कह रहा है कि समाधान किस प्रकार से लोग करते थे, तो इसके लिए पुरातात्विक जो है विभिन्न प्रकार की विधियों का वो प्रयोग करते हैं। और कहता है कि मिस्र में विशाल पिरामिडों में हमने ये देखा कि वहाँ पे जो है जितने भी पिरामिड थे वो राजकीय पिरामिड थे और वहाँ पे बड़ी मात्रा में हमने धन संपत्ति दफना थी। आगे कहते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था और कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिनाई कर दी गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। कह रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद हमने उसको दफना दिया, मृतकों को गड्ढों में हमने उसको दफना दिया और गड्ढों की जो बनावट थी कुछ की, यानी सभी गड्ढों की बनावट एक प्रकार की नहीं थी, शेप उनकी जो थी वो एक फिक्स नहीं थी, कुछ की अलग थी। कुछ के गड्ढों पर जो है हमने क्या किया कि उनको दफनाने के बाद ईंटों की हमने चुनाई कर दी। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। यानी कहता है कुछ कब्र जो थी वहाँ पे हमने मिट्टी के बर्तन भी मिले, यानी जब हमने किसी व्यक्ति को मृत्यु होने के बाद उसको दफना दिया तो आपने भी पढ़ा होगा कई बार कि उसके साथ हम क्या करते थे, जैसे हम उसको दफनाते थे ना तो साथ में उसकी वस्तुओं को भी हम उसके साथ रख देते थे उस खड्डे में। तो ये उसकी मान्यता थी कि जब वो आगे जाएगा स्वर्गलोक में तो वहाँ पे उसको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस कारण से जितने भी कोई आभूषण थे या कुछ उसके बर्तन थे वो भी हम उसके साथ रख देते थे। और वही मित्रों ये वस्तुएं हमने जब खुदाई करी वहाँ पे तो यही तो वस्तुएं हमारे को मिली है। ठीक है, कुछ हमारे को सिक्के ऐसे मिले उन पर छेद था तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि ये ताबीज है और इसको गले में पहना करते थे वो लोग। क्लियर? तो ये ऐसी मान्यताओं के संकेत करते हैं कि शायद इनका जो है इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवादानों से आभूषण मिले हैं और 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा की कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जिस पर एक प्रकार का उपरत्न है, उसके मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर तो मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बात ये देखी जाती है कि बहुमूल्य यानी सोने चांदी की वस्तुएं जो थी वो हमने वहाँ पे नहीं देखी। ठीक है, तो जब समाधान करते थे लोगों का तो साथ में उनके साथ वस्तुएं भी हम डाल देते थे। अब देखो चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखो ये तांबे का दर्पण है, तो ये जो दर्पण है ना ये कांच जो हमें मिला ये हमें वही समाधान से साथ मिला हुआ है। ठीक है, और ये फायांस से बना एक पात्र है। विलासिता की वस्तुओं की खोज उसकी चर्चा करते हैं तो देखो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है कि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा की वस्तुओं की उपयोगी की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। यानी अब ये कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं की हम वहाँ पे देखते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम वहाँ देखते हैं कि ऐसी कुछ वस्तुएं हमें वहाँ मिली कि वो विलासिता की वस्तुएं यानी अच्छी रईस लोगों की जो वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुएं हमारे को मिली है। अब उनमें एक वर्ग तो ऐसा कि रोजमर्रा की वस्तुएं हमारे को मिली है जिनमें पत्थर या मिट्टी से बने वस्तुएं हैं वे हैं, साथ ही इसके अलावा जिनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। आगे कहता है कि ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातात्विद इन वस्तुओं को उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था।
यानी पुरातत्व उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, दुर्लभ वे वस्तुएं हैं, महंगी वे वस्तुएं हैं। और साथ ही मित्रों जटिल तकनीकों से यानी अच्छी बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक से उस वस्तु को बनाया गया है। साथ ही एक फयांस क्या है, फयांस एक मित्रों एक ऐसा पदार्थ है जो रेत साथ ही बालू और रंग उससे मिला करके उन सब को मिलाकर के हमने मिश्रण बनाया और उस प्रकार से उसका यूज करके हमने उस वस्तु को बनाया है। तो संभवतः ये वस्तुएं ऐसी थी जो कीमती वस्तुएं थी और रईस लोगों की ये वस्तुएं मानी जाती, तो इस कारण से ये विलासिता की वस्तुएं हो गई, क्योंकि इनको बनाना कठिन था, महंगी भी ये वस्तुएं थी। और यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि फयांस से बना हुआ एक पात्र है और फयांस नाम का ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया ये महंगा है, आसानी से एक सामान्य व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता, इस कारण से हमने इसको क्या कहा, विलासिता की वस्तुएं हमने इसको कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय इतिहास के कुछ विषयों में आगे चर्चा करें। तो कहता है कि स्थिति तब और जटिल जाती है, स्थिति जो है तब और जटिल हो जाती है कि जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलासिता की वस्तुओं के उपयोग में करें। यानी फिर हमें बात समझ में नहीं आती कि तकली नाम की एक और वस्तु हमें मिली, तो हम ये फिर हमें यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है कि क्या ये दुर्लभ पदार्थ से जो वस्तुएं हैं क्या ये विलासिता की वस्तु है या सामान्य प्रयोग की वस्तु है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो ये वस्तुओं के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, यानी ऐसी ये संस्कृति है कि बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति, और आज वर्तमान में ये संस्कृति हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विलुप्त हो गई। आगे कहते हैं कि यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। यानी सीधी सी बात फिर ये कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो भी बड़ी बस्तियां थी उस बड़ी बस्तियों से ही हमें महंगी चीज़ें जैसे फयान से बना हुआ लघु पात्र था। साथ ही मित्रों सोने के जो आभूषण थे वो तो हमें भंडार ग्रहों से मिले हैं, ठीक है, संचयों से मिले हैं, लेकिन बड़ी वस्तुओं से ही हमें विलासिता की वस्तुएं मिली है। छोटी बस्तियां जो थी उनसे तो हमें ऐसी वस्तुएं नहीं मिली जो महंगी हो। ठीक है, अब देखो संचय क्या होता है। लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। संचय क्या होता है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कई बार जैसे कहानियों में हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई कलश है उसमें सोने के सिक्के मिल गए खुदाई में, ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं संचय। यानी जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मान लीजिए कोई उनकी महंगी चीज़ें थी, सोने की मुहरें थी, उनको इसमें रख दिया, ठीक है, या कोई मान लीजिए उस समय कोई कारोबारी था, मूल स्वामी थे, उनके जो महंगी मुहरें तो जो थी, सिक्के जो थे सोने चांदी के, उन्होंने इसको रख दिया। और वे उस समय तो कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो वे क्या करते थे, ज़मीन में गड्ढा करके वो उनको जो है रख देते थे। तो अब मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई तो वो गड्ढे में जो उन्होंने जो कलश में जो भी सामान उन्होंने जो रखा है तो वो सभी सामान जो है जब हम खुदाई करते हैं तो वो हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी अब करते हैं कि जो भी प्रकार से हमने अभी देखा कि फयान से जो पात्र बनाए गए थे महंगी मिश्रण से बनाए गए महंगे वो मिलते थे। तो अब टेक्निक की चर्चा करते हैं कि जो भी सामान जो भी शिल्प जो भी कोई कलश बनना हो या कोई भी चीज़ें हमें बनानी है, हस्तशिल्प में बनाता है, तो किस प्रकार से जो है शिल्प उत्पादन उस हड़प्पा सभ्यता में होता था। तो कहता है कि मानचित्र फर्स्ट में चनुंदड़ो को चिन्हित करिए। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी चनुंदड़ो भी एक स्थल है मित्रों हड़प्पा सभ्यता का, और ये कहता है कि छोटी ये बस्ती है और ये शिल्प उत्पादन में यानी
पूरी तरह से यहाँ पे काम क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाना। आगे कहते हैं कि शिल्प कार्यों में मन के बनाना हो, शंख की कटाई हो, धातु कर्म हो, मुहर निर्माण हो और बांट बनाना सम्मिलित है। ठीक है, यानी मन के मनिया जो बनाते थे, शंख की कटाई है, धातु से संबंधित काम करना है, मुहरें हमें बनानी है, तो सारे काम शिल्प निर्माण में यहाँ पे चंदूद्रों में होते थे। अब आगे कहते हैं कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्लिनियन सुंदर लाल रंग का जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। यानी एक लाल रंग का पत्थर है कार्लिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, यहाँ पे शब्द आ रहे हैं जैसे जेस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, सेलखड़ी है। तो एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस प्रकार के पत्थर का यूज आभूषण बनाने में किया जाता था, तो वहाँ पे कार्लिनियन मिल सकता है आपको। ठीक है, क्वार्ट्ज तो नॉर्मली हम जानते हैं, सेलखड़ी मिल सकता है, स्फटिक जेस्पर मिल सकता है। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं कि कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और ढोलाकार, खंडित। ठीक है, तो ये हमने चर्चा करी है मित्रों शिल्प उत्पादन की। अब मित्रों वीडियो मित्रों आपकी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की हमारी सीरीज चल रही है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी है, तो ये सभी लेक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल वाइज हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। यानी जो भी बर्तन हम बनाते थे, ये बर्तन है, अब यहाँ पे देखो कुछ पर हमने क्या किया, चित्रकारी हमने कर दी, तो इस प्रकार से हमने बर्तनों को सजा दिया है। क्लियर। आगे कहते हैं कि मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं भी थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। अब जैसे मान लीजिए सेलखड़ी जो है, उस सेलखड़ी से हमने इस पत्थर को बनाया है ना, सॉरी इस बर्तन को बनाया, तो सेलखड़ी पर क्या होता है कि आसानी से चित्रकारी पेंटिंग हो जाती है। कुछ कहते हैं कि कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यानी सेलखड़ी पत्थर है, उस पत्थर से किस प्रकार से मनके हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बनाया, तो ये भी मित्रों आज भी अनसुलझा हुआ पहलू है। यानी इसका भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि ऐसी कौन सी तकनीक थी जिस कारण से उन्होंने सेलखड़ी के पत्थर से मित्रों सूक्ष्म मनके बना दिए। आप कहता है पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों का आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इसे अंतिम रूप दिया जाता था। यानी पुरातत्वविद ये कह रहे हैं कि कार्लिनियन नाम का जो लाल पत्थर है ना, लाल रंग का जो पत्थर है और पीले रंग के जो कच्चे माल है, उन सभी से मन के हमने कैसे बनाए, आग में हमने उसको पकाया और पका करके फिर हमने आकारों में छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसके पत्थर को तोड़ दिया और फिर बारीकी से उसमें छेद निकाल कर हमने अंतिम रूप प्रदान किया। घिसाई, पॉलिश और उनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनूद्रो, लोथल और आहाली में धोलावीरा से छेद करने के विशेष अवशेष उपकरण भी हमें मिले हैं। यानी फिर इस बात का भी ठोस सबूत हमें मिल भी गया कि चनूद्रो और लोथल से हमें ऐसे औजार मिले कि उससे मित्रों मनकों में छेद शायद किया जाता था। आगे कहते हैं कि यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख सी बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। यानी ये कहता है कि नागेश्वर और बालाकोट ऐसे स्थल हैं जो समुद्र तट के समीप है और समुद्रों के अंदर आपको पता है कि शंख वहाँ मिलते हैं। तो शंख सी बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ भी हैं, करछियाँ और पच्चीकारी वस्तुएं हैं, इसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनूद्रों और लोथल से तैयार माल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्रों तक लाया जाता था।
यानी ये कहता है कि फिर चंद्रदुर्ग और लोथल से तैयार माल हमने किया, मन के हमने जैसे बना लिए, तो बना करके हमने फिर क्या किया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हम इनको लेकर के आए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कहता है, मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं, मृद भांड, इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। यानी अगर इन वस्तुओं को आपको देखना है तो या तो आप दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाइए या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में जाइए। तो वहाँ से हड़प्पा संस्कृति की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो भी हमें वहाँ मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, पूरा अवशेष मिले, वो सभी वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो साथियों ये आज हमने चर्चा की, शिल्प की चर्चा कर ली। अब आज का लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं, आने वाले लेक्चर में इसको फिर से ईंटें, मनके और अस्थियाँ को, इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें 24 पेजेज इस लेसन में हैं, तो एक दो वीडियो में ये लेसन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे वाले लेक्चर में पुनः इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मित्रों कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से आपको इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों उस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। और सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, या आप यूजीसी नेट हिस्ट्री का दे रहे हो, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए प्रोफेसर्स कॉलेज प्रोफेसर में ये सभी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी जो होती हैं, यही मित्रों बेसिक्स है, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो भी एस्पायरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी सबसे पहले वो पढ़ते हैं। इसी कारण से यहाँ पे डिटेल से हम एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।